अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। आज हमने 10th क्लास का जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो स्टार्ट किया हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इससे पहले की वीडियो में नमूनिया की सिम्टम्स के बारे में, नमूनिया की काजेज़ के बारे में और उसकी एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने जो टॉपिक है हमारे पास वो है ब्रोंकाइटिस का। ब्रोंकाइटिस की आज हमने सिम्टम्स देखनी है, उसके बाद हमने ब्रोंकाइटिस की काजेज़ देखनी है और ब्रोंकाइटिस की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी इस वीडियो में हम उसमें इसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो मैंने डेफिनेशन यहाँ ब्रोंकाइटिस की लिखी हुई है वो एक तो ये टॉपिक के रिलेटेड जो जिनके रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। एक तो ये 10th क्लास का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है एक्सक्रेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन था वो लंग्स था हमारा, उसके मुख्तलिफ जो एनाटॉमिकली पार्ट्स हैं वो हमने उसको स्टडी किया था। उसके बाद ये लेक्चर बिलखसूस उन न्यू होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए और उन न्यू जो यंग डॉक्टर्स हैं होम्योपैथिक के लिए, उनके लिए भी ये लेक्चर जो है ये इंफॉर्मेटिव होगा और उनको समझ आ जाएगी कि अलामात के अकॉर्डिंग जब वो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो उनको डिजीज़ का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता होना चाहिए। याद रहे कि आज के इस मॉडर्न साइंटिफिक जो दौर चल रहा है इसके अंदर डिजीज़ की पैथोलॉजी को समझ के अगर आप मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे या कम से कम डिजीज़ की पैथोलॉजी को समझ लेंगे तो उस वक्त आपके लिए मेडिसिन की सिलेक्शन और उसकी रिकवरी का जो मैकेनिज्म है उसको समझना आसान हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये सिंपल सी एक इन्फ्लेमेशन है, या तो ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन है या फिर ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन है। मैंने इस वीडियो में मतलब कोशिश करूंगा आपको हर टर्म्स के बारे में अलग-अलग से गाइड करता जाऊं। ये स्टूडेंट्स दो लफ्ज़ है यहाँ पे ब्रोंकाइटिस के अंदर, एक लफ्ज़ है ब्रोंकाई और दूसरा है आइटिस। ये याद रखिएगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर जहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ आइटिस या टाइटिस का वर्ड इस्तेमाल होगा, इसका मतलब होगा कि उस ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन है। हमेशा याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेपाटाइटिस है, हेपा लिवर को कहते हैं और टाइटिस उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। उसके बाद मेनिंजाइटिस की जो इन्फ्लेमेशन है वो मेनिंजाइटिस। उसके बाद इंटेस्टाइटिस, इंद्रियों की सोजश को इंटेस्टाइटिस। इसी तरह बहुत से ऑर्गन्स ऐसे हैं, स्टोमाटाइटिस है, ठीक है। इस तरह बहुत सी इन्फ्लेमेशन जो है वो आइटिस या टाइटिस उस पर्टिकुलर ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा होगा। अब याद रखिएगा जहाँ पर भी पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ उसकी आइटिस या टाइटिस इस्तेमाल होगा, आप समझ लीजिएगा कि ये उसकी सोजश को या उसकी इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा है। तो ये ब्रोंकाई जो ब्रोंक्यूल्स की सोजश को क्या कहेंगे हम, ब्रोंकाइटिस। अब ये ब्रोंकाइटिस जहाँ पे होगा वहाँ पे कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, उस ब्रोंकाई के अंदर क्या प्रोसेस होगा जिसकी वजह से ये जो ब्रोंकाइटिस है वो हो गया है। वहाँ पे उस इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्स, उस ट्यूब्स के अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन जो है वो जो है डिपॉजिट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जो म्यूकस है, बलगम है, स्प्यूटम है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन था एल्वोलाई का या ब्रोंकाई का, वो म्यूकस है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे इसकी सोजश होगी वहाँ पर एक तो सिक्रेशन जमा होगी, दूसरे नंबर पे उसका जो डायामीटर होगा, वॉल्यूम होगा, वो नैरो हो जाएगा। एक नॉर्मल जो एल्वोलाई का और ब्रोंकाई का और ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर है, वॉल्यूम है, उससे तंग हो जाएगा, यानी कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी उसके अंदर। उस कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो एयर पैसेज वे है वो उसके अंदर पहले नॉर्मल ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो हवा थी, ब्रीदिंग थी, वो नॉर्मल चल रही थी। जब कंस्ट्रिक्शन आ गई तो वो अपने ऑप्टिमम जो उसका वॉल्यूम था उससे कम हो गया, तो उसके अंदर जो हवा का आमदोरफ्त थी, उस हवा की ट्रांसपोर्टेशन थी वो मुतासर हुई या वो कम हो गई।
यहाँ पे मैंने एक स्केच ड्रा किया है और कोशिश की है कि यहाँ आपको वो साइट दिखा दूं जहाँ ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई प्रेजेंट है और उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो भी आपको पता चल जाएगा कि लंग के किस पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट हम ब्रोंकाई किसको कहेंगे और ब्रोंक्यूल्स किसको कहेंगे। यहाँ पे थोड़ी एनाटॉमी मैं समझा देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले ये हमारा विंड पाइप है जिसके ज़रिए हम जो है वो ब्रीदिंग करते हैं। जो ऑक्सीजन हम या हवा जो हम फेफड़े में इनहलेशन करते हैं वो कहलाता है विंड पाइप या ट्रेकिया। याद रहे कि हमारे लेरिंक्स से नीचे या हमारे हलक से नीचे दो पाइप है, एक तो एसोफेगस है, इसके पीछे पीछे की तरफ वो है ग़ज़ा की नाली या फूड की वो उसको हम नाली कहेंगे, वहाँ से एलिमेंट एसोफेगस जो है। और एक जो है सामने की तरफ ये ट्रेकिया है हमारा जिसमें ये इनकम्प्लीट सी टाइप रिंग प्रेजेंट होंगे, उसको कहेंगे ट्रेकिया। और इसका यहाँ से जो है ना वो एयर का पैसेज वे है, यहाँ से हवा जो है वो हमारे ट्रेकिया में से होती हुई हमारे दो ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ जाती है। ट्रेकिया जब दो ब्रांच में डिवाइड होके दोनों लोब के अंदर जाता है लंग्स के, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल। ठीक है, यहाँ ये तो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई जब मजीद डिवाइड होगी तो ये मैंने लिखा हुआ है ये ब्रोंकाई है, और ये ब्रोंकाई जब मजीद डिवाइड हुई है तो इसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जब मजीद डिवाइड हुई तो वहाँ वो है एल्वोलाई, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स तक है। ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन का नाम है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये एनाटॉमी थी। उसके बाद हम चलते हैं इसकी काजेस की तरफ कि ये इन्फ्लामेशन क्यों हो जाती है। सबसे पहले वायरसेस कुछ इन्वॉल्व हैं इसमें। वायरस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। केमिकल इरिटेशन, किसी भी केमिकल इरिटेंट्स की या इरिटेशन की वजह से इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ख़ुसूसन जो पुराने स्मोकर हैं, हुक्का शुक्का पीने वाले लोग हैं, उनके अंदर इस केमिकल इरिटेशन की वजह से ब्रोंकाइटिस काज हो सकती है। उसके बाद हम टाइप्स की बात करें तो इसकी मेजर दो टाइप्स हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और दूसरा एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। अक्यूट और क्रॉनिक की टर्म्स ये न्यू डॉक्टर्स के लिए और कुछ लोगों के लिए जो आप स्टूडेंट्स के लिए भी, कि अक्यूट और क्रॉनिक की टर्म्स हमने कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले अक्यूट ब्रोंकाइटिस है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी जो डिजीज है वो अक्यूट उस वक्त होगी जब उसको 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया या नई आने वाली बीमारी है, मतलब उसकी जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स वाली है, या उसको ज़्यादा देर नहीं हुई, नई बीमारी है। ठीक है, और अक्यूट अमूमन जो है 1 वीक to 2 वीक तक चलने वाली डिजीज़ है, ये अक्यूट डिजीज़ है। उसके बाद है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ जो है ये एक तो सिम्टम्स इसकी बहुत आहिस्ता से आती हैं और उसके बाद ये बड़ी देर तक चलती हैं। ये 6 माह तक चल सकती हैं, 2 साल तक चल सकती हैं, 4 साल तक। और ब्रोंकाइटिस तो ओल्ड लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक, मंथ टू ईयर्स तक चल सकता है, वो होगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पुराना। उसके बाद इसके सिम्टम्स की बात करें तो जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी डिसऑर्डर होगा तो कफ डेफिनेटली होगी किसी ना किसी वजह से। ठीक है, खा उसके अंदर स्प्यूटम है, खा उसके अंदर निमोनिया है, खा वो ट्यूबरकुलोसिस है, खा वो एम्फीसीमा है, खा वो ब्रोंकाइटिस है, उसके अंदर जो उसकी पहली सिम्टम्स है वो कफ होगी, ये शो होगी कफ। ठीक है, अस्थमा है उसके अंदर भी कफ होगी, कफ इसकी पहली सिम्टम्स होती है। उसके बाद माइल्ड वीजिंग। आप देखें कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए जब आप चेक करते हैं चेस्ट को, तो वहाँ पे जो साउंड होती है वो ऐसे होती है जैसे ये दरख्तों का झुंड है और वहाँ पे वो जो पत्तों की सरसराहट की आवाज़ है, ऐसे आपकी विसली जो है ना वो नॉर्मल साउंड है। और उसके बाद जब माइल्ड वीजिंग है तो इसमें थोड़ी सीटी बजने की आवाज़ आ रही है, जैसे नलकी के अंदर आप फूंक मार रहे हैं, वो आवाज़ आती है। उसकी वजह ये होती है
कि आपका ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का नैरोइंग होना, उस नैरोइंग की वजह से वहां पे विसल की आवाज काज हो रही है, क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो चुका है। अब उसके बाद जो है वो चिल्स की सिम्टम्स होंगी, आपको सर्दी लगने की सिम्टम्स हो सकती हैं। चिल्स की सिम्टम्स जो हैं ये इस वजह से हो सकती हैं कि यहाँ पे इसके नैरोइंग की वजह से, इसका वॉल्यूम कम होने की वजह से जो प्रेशर है ये या ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको कम मिल रही है, या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, तो चिल की सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है ड्यूरिंग हॉट जॉब, जब कोई मुश्किल काम करते हैं, जब कोई ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम करते हैं तो सांस लेने में दुश्वारी होती है, दिक्कत होती है। ये अमूमन सिम्टम्स उस वक्त हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ये मतलब अगर एलोपैथिक ड्रग्स की बात करो तो वहाँ पे वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसोडाइलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद एंटी एलर्जिक ड्रग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करनी है? होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन होगी यहाँ पे। अब वो मेडिसिन होगी जो कि इसके अंदर काम करती हैं, यानी जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर काम करता है, और इसको आप अपने मटीरियल मेडिका से अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा और अगर आप देखते हैं कि किसी और जो आपकी मेडिसिन है उसके अंदर इसके सिम्टम्स आ रही हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्राइमिया जो है ये एक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन होती है, बिलखसूस जो है ये ड्राई कफ के अंदर या इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस के अंदर ब्राइमिया का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद कास्टिकम जो है इसका ख्याल रखा जाता है, कास्टिकम ब्रोंकाइटिस की एक अहम दवा मानी जाती है। उसके बाद पल्साटिला के बारे में बता दूं एक कि ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स पे अच्छा काम करती है। ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन को जो है वो इन्हेंस करती है, और ये ब्लॉकिंग चैनल्स हैं वेसल्स के अंदर जो कंस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म करती है, ब्लॉकेज ख़त्म करती है। या आप पल्साटिला को एज अ वैसोडाइलेटर इस्तेमाल करते हैं। वैसोडाइलेटर में जो है ये बहुत अच्छा काम करती है पल्साटिला, जैसे उनकी वो वेंटोलिन टाइप्स हैं या दूसरी ड्रग्स हैं जो वैसोडाइलेटर हैं, बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करती हैं, ऐसे आपकी पल्साटिला भी वैसोडाइलेटर है। उसके बाद एंटमटार्ट की बात करूं मैं तो एंटमटार्ट को मैंने पहले भी एक नाम दिया था। आपने अक्सर एलोपैथिक के सिरप देखे होंगे, उसमें लिखा होता है कफ एक्सपेक्टोरेंट। कफ एक्सपेक्टोरेंट जहां पे भी वर्ड आएगा वो इस टर्म को समझ जाइए कि एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है कि ये आपकी स्प्यूटम जो आपके लंग्स के अंदर है, स्प्यूटम को एक्सक्रेट कर रहा है, खारिज कर रहा है, उखाड़ रहा है वहां से, और इसको बाहर जो है वो एक्सक्रेट कर रहा है। तो एंटमटार्ट को आप एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी दे सकते हैं, यानी ये बलगम के अखराज को, और जो आपकी यहाँ पे कंट्रिक्शन है वहाँ पे जो स्प्यूटम या आपकी जो सिक्रेशन है वो डिपॉजिट है, तो वो सिक्रेशन जो डिपॉजिट है या स्प्यूटम जो डिपॉजिट है नैरोइंग ब्रोंकाई के अंदर, उसको बाहर उखाड़ देगी। ये भी आप इसको जो एक्सपेक्टोरेंट कह सकते हैं, वैसोडाइलेटर कह सकते हैं। उसके बाद अल्केरिया का आप जो है पेशेंट के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ब्रोंकाइटिस के अंदर काली बाइक है, काली बाई भी अच्छे रिजल्ट देती है इसके अंदर ब्रोंकाइटिस के अंदर और दीगर जो रेस्पिरेटरी डिजीज के डिसऑर्डर्स हैं। उसके बाद ये आपकी ढिलका मारा है, ये मेडिसिन खसूसन ये सर्दियों में जो है की कॉज से या भीगने की कॉज से या किसी मतलब सर्दी लगने की कॉज से जो मेडिसिन हैं ये आप ढिलका मारा सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली टू योर मटीरियल मेडिका। हैपरसल्स जो है और इसके अलावा सिलेशिया जो है, ये दोनों मेडिसिन भी ब्रोंकाइटिस के अंदर अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट से पहले का लेक्चर जो है वो रिवाइज कर लें, वो याद रखें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी होम्योपैथिक न्यू स्टूडेंट्स यंग डॉक्टर्स जो हैं वो इस पैथोलॉजी पे अपनी जो है ये ट्रीटमेंट जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। यूट्यूब का चैनल है सायर मेडिकल लर्निंग और फेसबुक का पेज है सायर मेडिकल लर्निंग। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका हमसे मोहब्बत का सबूत है। अस्सलाम वालेकुम।